सबसे पहले आज ये क्वेश्चन जो है मेरे पास वो थोड़ा सा थ्योरेटिकल है, मतलब टॉपिक है क्रोमैटिक एबरेशन। इसके ऊपर काम करेंगे, बिल्कुल शांति में रखो। क्रोमैटिक एबरेशन घड़ी डाल दो, रे ऑप्टिक्स लेक्चर नंबर तारीख डाल दो 3 तारीख। और सबसे पहला टॉपिक आज का डालो क्रोमैटिक एबरेशन। ये लेंस की समस्या है, लेंस में होता है ये, और लेंस में कलर रिलेटेड समस्या थोड़ी सी जनरेट होती है, कलर से रिलेटेड। मैं आपको इसका फीलिंग देता हूँ कि कैसे है मामला। पहले लिखो, रिमोट गिरा है, उठा लो थोड़ा सा। ये जो समस्या है ये लेंस की समस्या है। लेंस में कलर रिलेटेड थोड़ी सी समस्या होती है। कैसी होती है उसको समझाऊंगा। ऐसे इस क्रोमैटिक एबरेशन का, क्रोमैटिक माने ऐसे भी कलर ही होता है, पूरा नाम है इसका लॉन्गिट्यूडनल क्रोमैटिक एबरेशन। शुद्ध नाम जो बड़ा नाम है इसका वो है लॉन्गिट्यूडनल क्रोमैटिक एबरेशन। पूरा नाम लिख लीजिए, लॉन्गिट्यूडनल क्रोमैटिक एबरेशन। क्रोमैटिक एबरेशन लेंस की समस्या है, क्रोमैटिक एबरेशन। किस में होगा? लेंस में। मिरर में होता ही नहीं है। लिखो, मिरर में नहीं होता, मिरर में नहीं होता, सिर्फ लेंस में होता है। मिरर में क्यों नहीं होगा समझो। मैं पहले बीमारी क्या है आराम आराम से इसको समझना पड़ेगा। पहली बात, ये बीमारी है, किसकी बीमारी है? लेंस की। ये किस में नहीं होता? मिरर में। क्यों नहीं होता? देखना, मिरर में एफ की साथ साथ चलते रहना। मिरर में एफ कितना होता है? r/2। मिरर में एफ होता है r/2। बिल्कुल सीरीज में बिल्कुल कहानी है। मिरर में एफ होता है, r/2 होता है। मिरर का एफ म्यू पे डिपेंड नहीं करता, लेकिन लेंस में एफ म्यू पे डिपेंड करता है। लेंस में एफ म्यू पे डिपेंड करता है। लिखो, मिरर में नहीं होता, लिख लिया। उसके बाद लिखो, इन मिरर f इक्वल्स टू r/2। इन मिरर f इक्वल्स टू r/2 लिख लिया। फिर डैश दे के लिखो, मिरर का f म्यू पर डिपेंड ही नहीं करता। मिरर का f म्यू पर डिपेंड ही नहीं करता। आगे नीचे आगे लिखो अगला पॉइंट। क्रोमैटिक एबरेशन लिख दो, CA है ना। क्रोमैटिक एबरेशन CA। क्रोमैटिक एबरेशन टेक्स प्लेस ओनली व्हेन, क्रोमैटिक एबरेशन टेक्स प्लेस ओनली व्हेन फोकल लेंथ डिपेंड्स ऑन म्यू। फोकल लेंथ डिपेंड्स ऑन म्यू एंड इट हैपेंस only in lens। कैसे? लेंस में तुमने सुना है ना, 1/f इक्वल्स टू म्यू -1 1/r1 माइनस 1/r2। ये कहाँ की कहानी है? लेंस की, है ना। अब ज़रा सोच के देखो, यहाँ पे ऐसा फार्मूला कब चल सकता है? जब दोनों तरफ सेम मीडियम हो। हमने कोई लेंस लिया है, लेंस के दोनों तरफ एयर लिया है, लेंस के दोनों तरफ एयर दिया है। ये म्यू किसका होता है? लेंस का होता है। अच्छा, तो इस कंडीशन में अब यहाँ मिरर में ऐसी कोई दिक्कत नहीं, यहाँ कोई म्यू का रोल नहीं है, यहाँ म्यू का रोल है, तो ऐसी बात होगी। अब आराम से देखो इस फॉर्मूले को, अब मेरे साथ साथ पेन भी चलाते रहना। बताओ, जिसका म्यू ज़्यादा उसका एफ कम। आराम से सोचो, म्यू जिसका ज़्यादा होगा, वहाँ देखो इन्वर्सली तो है, ये पकड़ो, ये म्यू को पकड़ो, यहाँ एफ देखो, म्यू ज़्यादा मतलब इसका एफ कम। ये बात समझ में आती है कि भाई जिसका म्यू ज़्यादा होगा उसका एफ कम होगा। एफ मतलब फोकल लेंथ। कहाँ से मेजर करेंगे? पोल से। बिल्कुल, सेंटर भी बोल देते हैं, पोल से मेजर करेंगे। ठीक है, माना। अब आओ बात को समझते हैं आराम से, साथ साथ लिखते भी रहेंगे। तुमने एक कलर के पैटर्न का सुना होगा।
तुम वाइट लाइट डालते हो किस पे? लेंस पे। लेंस पे तुमने डाला वाइट लाइट, लेंस पे तुमने डाला वाइट लाइट, और वाइट लाइट के अंदर की कहानी ऐसी है, विबग्योर, ठीक है। अब अंदर की कहानी ऐसी है, वाइट लाइट मैंने डाला, लेकिन वाइट लाइट के अंदर ये पूरा परिवार छुपा है। इसके तुम आगे जब जाओगे ना ऐसे, तो यहाँ लेम्डा बढ़ता है, तभी तो रेड का लेम्डा ज़्यादा होता है और इस वी का लेम्डा कम होता है। वी मतलब वायलेट, लेम्डा कम होता है, ठीक है। एक रिलेशन होता है जो कहता है कि जिसका लेम्डा कम उसका म्यू ज़्यादा। सिखाऊंगा जब प्रिज्म पढ़ाऊंगा तो। लेम्डा कम जिसका होगा, अभी ध्यान रखना है, जिसका लेम्डा कम उसका म्यू ज़्यादा। यानी कि अगर इसका लेम्डा ज़्यादा है तो पक्का इसका म्यू कम होगा। पहले तो ये बात क्लियर होनी चाहिए, साथ साथ चलते रहो, यहाँ तक आओ, दिमाग, पेन, आँख, नाक सब साथ में चले। विबग्योर, विबग्योर मतलब ये पैटर्न है, मैंने लेंस पे डाला था वाइट लाइट, वाइट लाइट के अंदर इतने लोग हैं, ये कहानी बनेगी। अब देखो, अब देखो क्या रिलेशन आ रहा है भाई, जिसका म्यू ज़्यादा, अब यहाँ देख के बताना, जिसका म्यू ज़्यादा उसका फोकल लेंथ कम, जिसका म्यू ज़्यादा उसका फोकल लेंथ कम। तो भाई सातों कलर में सबसे कम फोकल लेंथ किसका होगा? वायलेट का, पहले वाले का। तो इसका 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 फोकल लेंथ सबसे कम होगा। अच्छा, फोकल लेंथ सबसे कम होने का मतलब क्या है? इसके रेज जल्दी कन्वर्ट हो जाएंगे, और इसका फोकल लेंथ, इसका फोकल लेंथ, रेड कलर का फोकल लेंथ सबसे ज़्यादा होगा, सबसे ज़्यादा होगा। मतलब रेड कहीं दूर जाके कन्वर्ज होगा, समझ रहे हो क्या? अच्छा, रेड कहीं दूर, वॉलेट हमारे पास, तो बाकी के कलर उसी लाइन में रहेंगे कि नहीं? तो तुमने भेजा था वाइट लाइट, तुमको पैटर्न दिखने लगेगा। तुमने भेजा था वाइट लाइट, तुम तो सिंगल लाइट भेज रहे थे, तुम्हारे हिसाब से तो वाइट लाइट था, बट वो लाइट उस पार जाके बिखर जाएगा, बिखर जाएगा। आपको, आप किसी चीज़ को देख रहे हो लेंस की हेल्प से, वो तुमको सतरंगी दिखे ऐसा, तो ये बीमारी है ना भाई। मेरे को तो जैसी है वैसी दिखनी चाहिए, लेकिन भाई वो थी पहले नॉर्मल थी वाइट लाइट के फॉर्म में, वहाँ जाके वो सतरंगी दिख रहा है। ले जस्ट मान लो किसी ने ऐसी बात बता रहा हूँ, मान लो कोई लेंस से देख रहे हैं तो वो सतरंगी दिखे, सही में वैसा है नहीं, यही तो प्रॉब्लम होगी। इसी को बोलते हैं क्रोमेटिक एबरेशन। चूँकि वो एक लाइन में ऐसे फैल जाते हैं तो लॉन्गिट्यूडनल क्रोमेटिक एबरेशन। इसको जब मैं फ़ोटो बनाऊंगा तो और बेहतर फील आएगा। फ़ोटो बनाओ, यहाँ तक आ जाओ पहले, अब मन में सेट करो, ये है लॉन्गिट्यूडनल क्रोमेटिक एबरेशन। सारा खेल किसका है? सोचो सोचो सोचो। म्यू, म्यू हमारे पास कोई भी मटेरियल है, कोई मटेरियल है, उसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स होगा। कोई भी, जैसे प्रिज्म है तो प्रिज्म का एक रिफ्रैक्टिव इंडेक्स दिया गया होगा। अब बात सुनना मैं क्या कहना चाह रहा हूँ, प्रिज्म आएगा तो डिटेल पढ़ेंगे। मान लो मेरे पास प्रिज्म है, उसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है √3, ठीक है, प्रिज्म है और रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है √3, परंतु उस प्रिज्म से जैसी मैं वाइट लाइट को पास करूँगा, वही प्रिज्म जिसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स √3 है, वो वायलेट को कुछ और देगा, इसको कुछ और, इसको कुछ और, रेड को कुछ और। होने को तो √3 है उसका, लेकिन √3 मेरे पास है, अब मेरी मर्जी, तुमको कुछ और दूँ, तुमको कुछ और, तुमको कुछ और। तो ये प्रॉपर डिस्ट्रीब्यूशन नहीं हुआ ना, ये मतलब इवन डिस्ट्रीब्यूशन नहीं हुआ। तो ये हो गया तुम्हारे पास क्रोमेटिक एबरेशन, ये है क्रोमेटिक एबरेशन, ठीक है भाई। चलो, तो इसको थोड़ा सा नहीं होता है तो फोटो एक बना लेते। देखो, कंसीडर white light, consider white light is coming from infinite, white light is coming from infinite। इसका डायग्राम बना लो, तो जो मैंने बताया उसको एक बार दिखाओ डायग्राम के लिए। white light is coming from infinite,
अब इसको सेट करके दिखाओ तो क्रोमेटिक एब्रेशन कैसे दिखा सकते हैं। वाइट लाइट हम लेके आ रहे हैं, कैसे दिखाऊंगा? मान लो तुम सोच के तो देखो जो मैंने पूरी बात बोली है। ये देख, ये लेंस बना लिया, ये लेंस बना लिया। लाइट अभी तो ब्लैक ला रहे हैं, तुम मानना वाइट है। वाइट को वाइट कैसे दिखाऊँ? ये देख, खूब सारी रेज आ रही है, आएंगी। ये है वाइट लाइट, तुम लिख लेना उसमें। अब ज़रा देखना, अब ये लेंस है, अब इसमें से रेड वाला जो होगा, हम तो रफ डायग्राम बना रहे हैं, रेड वाला सबसे दूर कन्वर्ज होगा। सोचो, रेड वाला सबसे दूर कन्वर्ज होगा। ये किसका है? ये रेड का है। अच्छा, इसमें से चलो एक ही इसी कलर से बना देता हूँ। मान लो वॉयलेट है, ये सबसे नज़दीक कन्वर्ज होगा। मान लो ऐसे ही दिखा रहे हैं। ये वी का रेंज, ये रे इसका, तो इसके बीच में बाकी डिस्ट्रीब्यूट होंगे कि नहीं? यही कहलाता है लॉन्गिट्यूडनल क्रोमेटिक एब्रेशन। समझ रहे हो क्या? यही इसी के बीच में बाकी V वाला जल्दी हो गया, ऊपर से भी V हो जो होगा वो जल्दी हो जाएगा। ये तो दिखाने का तरीका है अपना अपना, लेकिन बात तुम समझ रहे हो कि इसी स्टाइल में होता है। इसके हिस्से में जो V रहेगा वो जल्दी, जो R रहेगा वो दूर, ख़त्म। तो एक लंबाई आएगी अपने को जिसके बीच में सारे कलर डिस्ट्रीब्यूट होंगे। और एक कोई चीज़ थी ब्लैक कलर की, लेकिन मैंने उसको लेंस से देखा, वो सतरंगी दिख गया। देखो अच्छी बात थोड़ी, तो बीमारी है। तुम जाओ और वाइट कलर की कार तुमको सतरंगी दिखे, तुम आंखों को ऐसे करो फिर भी वो दिखे कि अरे यार। ये है बात, ये है क्रोमेटिक एब्रेशन। ये कहानी मिरर में नहीं होती है। अब जब इसको तुमने ऐसा सोचा, डायग्राम उतना वो नहीं, लॉजिक सोच, ये ऐसा क्या हुआ है, इसको क्या किया, किसी ने फैला दिया इसको। ये फैला ही तो दिया, आराम से था। सही मायने में तो एक जगह कन्वर्ज होना चाहिए था। सही मायने में हमको क्या होना चाहिए था? सही मायने में ये लेंस होना चाहिए था। रेज ऐसी जाती, यहाँ से ऐसी मिलती, एक और जाती ऐसे मिलती, दूसरी भी लाते वो भी ऐसे मिलती, इसको लेके आते ये भी ऐसी मिलती। सबको एक पॉइंट पे होना चाहिए था, परंतु पॉइंट ना हो के इतना बड़ा लाइन हो गया। ये हो गई दिक्कत। तो भाई ये तो बिल्कुल कोइंसाइड किया गया एक ही जगह पे, और यहाँ फैल गया है। तो अगर इस वाले लेंस ने इसको फैलाने का काम किया, तो कोई दूसरा लेंस लेके आएंगे वो इसको सिकुड़ा देगा ऐसे। तो सोच, पड़ोस में अगर एक और लेंस लगा दें, तो इसने अगर फैला दिया उसको ऐसा। मैं दूसरी बात कह रहा हूँ, मैं किसको फैलाने की बात कर रहा हूँ? इसको। हम अब लेंस का नेचर नहीं, उसकी बीमारी पढ़ रहे हैं। मान लो ऐसे मुंह वाले लेंस ने, कॉन्वेक्स ने अगर फैला दिया, तो कॉनकेव लेके आएंगे तो उसको सिकुड़ाने के चांस बन रहे हैं कि नहीं? इसका फोकल लेंथ अगर पॉजिटिव है तो उसका फोकल लेंथ क्या होगा? नेगेटिव होगा। मतलब अब मैं एक लेंस से ये बीमारी दूर नहीं होगी, दूसरा लेंस लगाना पड़ेगा, और वो लेंस जो इसको सिकुड़ाने का काम करे, मतलब उसका नेचर इसके अपोजिट होना चाहिए। दिमाग तो चलाना पड़ेगा। देखो, क्या मैं रेज के फैलाने की बात कर रहा हूँ? नहीं, रेज तो कन्वर्जिंग तो उसका नेचर है। मैं कह रहा हूँ फाइनली यहाँ पे जो लाइट फैलाने का काम है, ये वाला। अगर इस लेंस ने लाइट को फैलाया है, तो इसके पड़ोस में, बनाना मत डायग्राम, बस देखना, इसके पड़ोस में अगर मैं ऐसा वाला लेंस रख दूँ तो क्या ये सिकुड़ जाएगा? बिल्कुल सिकुड़ जाएगा। और ये तरीका होता है इस बीमारी को दूर करने का। इसको बोलते हैं डबलेट फॉर्मेशन। डबल लेंस लगा लेते हैं तो ये बीमारी दूर हो जाती है। ठीक है, आऊँगा उस पर। फिलहाल दिमाग में रखना बात को। इसको मिटाता हूँ, इसको मिटाता हूँ। ठीक है, अभी तक हमने क्या देखा? क्रोमेटिक एब्रेशन एक बीमारी है जिससे लेंस के उस पार जाते ही लाइट फैल जाती है। गई तो वाइट थी, लेकिन जाके फैल गई। क्यों फैली? बिकॉज हमारे पास उसका म्यू अलग अलग था। हर कलर का, वाइट लाइट के अंदर जो 7 कलर होते हैं सबका लेमडा अलग होने से म्यू अलग, और म्यू अलग होने से फोकल लेंथ अलग। लेमडा जिसका सबसे ज़्यादा होगा, म्यू सबसे कम, और जिसका म्यू सबसे कम उसका एफ सबसे ज़्यादा। इसीलिए सबसे दूर रेड होगा। ऑर्डर पूछा जाएगा, बना दोगे? ठीक है, अब देखना, अभी छोटी छोटी बातें इसने कही है। सबसे छोटी बातें इसने कही है कि फोकल लेंथ वॉयलेट और फोकल लेंथ रेड में किसका ज़्यादा होगा? तो रेड का। इसमें कोई दिक्कत नहीं है, आप इसको आराम से सॉल्व कर सकते हो। अब लिखो लॉन्गिट्यूडनल क्रोमेटिक एब्रेशन। लॉन्गिट्यूडनल क्रोमेटिक एब्रेशन, इसी का पूरा नाम है लॉन्गिट्यूडनल क्रोमेटिक एब्रेशन, LCA।
लॉन्गिट्यूडनल क्रोमेटिक एब्रेशन एंड डिस्पर्सिव पावर, लॉन्गिट्यूडनल क्रोमेटिक एब्रेशन एंड डिस्पर्सिव पावर। डिस्पर्सिव पावर ऐसे है तो ये किसका पार्ट, प्रिज्म का। प्रिज्म में पढ़ते हैं डिस्पर्सिव पावर, थोड़ा सा भी अगर ध्यान हो तो। अभी यहाँ पर अच्छा कैसे लिखते हैं उसको, ओमेगा से, लॉन्गिट्यूडनल क्रोमेटिक एब्रेशन एंड डिस्पर्सिव पावर। डिस्पर्सिव पावर इज डिनोटेड एज ओमेगा, ठीक है। अच्छा लिखो इसके बारे में, लिखो डिस्पर्सिव पावर डिपेंड्स ऑन डिफरेंस इन म्यू। इसका ध्यान रखना, कैसे समझना क्या होता है ये, म्यू वी माइनस म्यू आर अपॉन म्यू आई माइनस 1। याद रखना ही पड़ेगा, याद रखना ही पड़ेगा। म्यू वी, म्यू किसका, हाँ अब हर कलर का अपना अपना म्यू होता है, ये दिमाग में सेट होना चाहिए। अरे कलर का भी म्यू होता है। अब आर किसका, रेड का। ये वाई किसका है, येलो का। ये येलो का है। और रुक सुनो मेरी बात, येलो कलर का जो वैल्यूज़ आती है उसको मिड वैल्यू माना जाता है, एवरेज। अब तुम बोलोगे विप्योर में वाई बीच में कहाँ आ रहा, भाई वैल्यू जो है ओवरऑल वाई को मिड वैल्यू माना जाता है, इसी को मिड बोले तो वाई मीन भी बोल, इसको म्यू मीन भी बोल सकते हो। मीन माने किसका लिया जाएगा, येलो का। येलो हमेशा मीन में लिया जाता है। तो ये किसकी वैल्यू हो गई, ओमेगा की। ये मुझे याद रखना है। पढ़ेंगे कहाँ, प्रिज्म के अंदर। क्या है, कौन है, क्यों है, किस लिए, वहाँ का पार्ट है, प्रिज्म के ऊपर बात करें। फिलहाल ये देखो डिस्पर्सिव पावर। अच्छा एक चीज़ नाम से ही लग रहा है, डिस्पर्सिव। डिस्पर्सन का मतलब क्या होता है, सात कलर में फैलाना। वो फैलाने की कैपेसिटी किस पे डिपेंड कर रही है, डिफरेंस इन म्यू पे। सोच के देख, जितना ज़्यादा म्यू का डिफरेंस होगा, ऊपर ए भी है ऊपर ए भी है, ये जितना डिफरेंस होगा ओमेगा उतना ही ज़्यादा होगा। जो जितना ज़्यादा फैला दिया उसका डिस्पर्सिव पावर उतना ही ज़्यादा है कि नहीं बात, बिल्कुल क्लियर है। अच्छा ये बात तो ठीक है कि भाई जितना ज़्यादा म्यू का डिफरेंस उसका ओमेगा यानी कि उसका डिस्पर्सिव पावर उतना ही ज़्यादा। म्यू का डिफरेंस, अब एक चीज़ बोलूँगा, ये बाउंसर है बिल्कुल। देख 1/f जो है, अगर मैं इक्वल्स टू लगाऊँ, बाकी 1/r1 माइनस 1/r2 को गोली मारो, म्यू -1 आने वाला है कि नहीं यहाँ पे, पूरा एक बार लिख के हटा देता हूँ। देखो म्यू -1 1/r1 1 - r2, ये हटाओ। अब एक चीज़ बस तुम इस पे ध्यान दो, ऊपर टर्म है, डिफरेंस देखना है। अभी तो एक वैल्यू की बात होगी, अब डिफरेंस देख। म्यू का डिफरेंस ज़्यादा होगा, डिफरेंस बोल रहा हूँ मैं, बड़ा छोटा की बात नहीं कर रहा, डिफरेंस। म्यू का जहाँ डिफरेंस ज़्यादा होगा, म्यू में जितना ज़्यादा वेरिएशन होगा, एफ भी उतना ज़्यादा वेरी करेगा। अरे कम होगा, वेरी तो करेगा ना भाई, करेगा ना वेरी। अच्छा दूसरी तरीके से बताता हूँ, म्यू बढ़ाओ एफ क्या होगा, कम होगा। म्यू ज़्यादा बढ़ाओ एफ ज़्यादा कम होगा। म्यू बहुत ज़्यादा बढ़ाते रहो, एफ बहुत ज़्यादा कम होते रहेगा। मतलब यहाँ की वैल्यू में वेरिएशन, मतलब नीचे की वैल्यू में भी वेरिएशन। हाँ ये बढ़ता है, कम होता है, परंतु वेरिएशन यहाँ, वेरिएशन यहाँ, यहाँ इफेक्ट, यहाँ गड़बड़ होगा, यहाँ भी गड़बड़ दिखेगा, होगा कि नहीं। अब तू देख, म्यू वी माइनस म्यू आर, यानी कि सारा खेल किसका है, फोकल लेंथ का है। अगर कहीं फोकल लेंथ में गड़बड़ी हो रही है मतलब उसके म्यू में गड़बड़ी है। फोकल लेंथ में वेरिएशन है मतलब म्यू में वेरिएशन है, और म्यू में वेरिएशन है ओमेगा में वेरिएशन है। सोच, और ओमेगा क्या है, डिस्पर्सिव पावर है कि नहीं। अच्छा इसका मतलब वो जो हमारा अभी लॉन्गिट्यूडनल क्रोमेटिक एबरेशन हो रहा था उसमें छुप छुपा के ओवरऑल रोल किसका था, म्यू का ही तो डिफरेंस था वहाँ। अब म्यू का डिफरेंस को क्या बोलते हो, डिस्पर्सिव पावर। इसका मतलब लॉन्गिट्यूडनल क्रोमेटिक एबरेशन में ओमेगा का भी रोल होता है। तो क्या कहा गया कि लॉन्गिट्यूडनल क्रोमेटिक एबरेशन की जो बात होगी उसको ओमेगा इंटू एफ से भी लिखा जाता है। लॉन्गिट्यूडनल क्रोमेटिक एबरेशन को ओमेगा इंटू एफ से भी लिखा जाता है। ये क्या है, ये बस समझने का तरीका है कि भाई ये लॉन्गिट्यूडनल क्रोमेटिक एबरेशन, ओहो अब इसको ऐसे समझो कि भाई ओमेगा का डिफरेंस, ओमेगा हमारा म्यू बी माइनस म्यू आर है, जितना इधर डिफरेंस होगा इधर भी डिफरेंस होगा।
मतलब जो मेरा लॉन्गिट्यूडनल क्रोमेटिक एब्रेशन है उसके लिए जिम्मेदार कौन कौन है? ओमेगा और एफ दोनों जिम्मेदार है, क्योंकि ओमेगा के अंदर कौन छुपा है? म्यू छुपा है, और एफ भी उस पर डिपेंड है। तो आप इस दो बात को यहाँ से ध्यान रखें, इस पे सवाल पूछा जाता है। लिखो कंक्लूजन, लिखो कंक्लूजन। कंक्लूजन, लॉन्गिट्यूडनल क्रोमेटिक एब्रेशन, लॉन्गिट्यूडनल क्रोमेटिक एब्रेशन LCA बराबर क्या याद रखना है जिससे मेरा जीवन चले? डिफरेंस इन फोकल लेंथ। किस में से किसको घटाऊं बोलो? रेड दूर था तो रेड में से वॉलेट घटाऊंगा ना, FR माइनस FB। एक तो ये, दूसरा ओमेगा एफ, दूसरा ओमेगा एफ, दूसरा ओमेगा एफ। लॉन्गिट्यूडनल क्रोमेटिक एब्रेशन में दो चीज़ें ध्यान रखनी है। तो न्यूमेरिकल तो इसी से बन जाएगा, न्यूमेरिकल इससे बनेगा ओमेगा और एफ के हेल्प से, और दूसरा FR माइनस FB से। कॉन्सेप्ट क्या है जो मैंने बोला, बीमारी क्या है वो भी मैंने बता दी, इसके अकॉर्डिंग सवाल होता है। तो ये है क्रोमेटिक एब्रेशन, पूरा नाम लॉन्गिट्यूडनल क्रोमेटिक एब्रेशन। अब देखो हमसे पूछ रहा है कि इस बीमारी को दूर कैसे किया जाए। दूर वाली बात मैंने तुमको बता दी। लिखो हाउ टू अवॉइड LCA, लॉन्गिट्यूडनल क्रोमेटिक एब्रेशन को कैसे दूर करें, कैसे दूर करें। लिख लो, एक और लेंस लगा दो, एक और लेंस लगा दो, एक और लेंस लगा दो। अगर पहले वाले लेंस ने, कौन सा वो कॉन्वेक्स था, अगर पहले वाले लेंस ने कलर फैलाया है तो दूसरा लेंस उसको कॉन्साइड करेगा। हिंदी में क्या बोलेंगे इसको, अपना समेटने को क्या बोलते हो? जस्ट कॉन्साइड इट। देख लेना भाई, कॉन्साइड समझ रहा है ना, क्या आपने हिंदी में सोचने लगे क्या बोलेंगे? कॉन्साइड इट, कलेक्ट इट, ठीक है, समझ रहे हो क्या? मीन्स कंटिन्यू, मीन्स उसका नेचर अपोजिट रखेंगे, उसका नेचर अपोजिट रखेंगे। उसका नेचर अपोजिट रखेंगे, ये सवाल है। यानी कि एक लेंस कन्वर्जिंग नेचर का तो दूसरा लेंस डाइवर्जिंग लेसन का। लिखो, एक लेंस कन्वर्जिंग नेचर का तो दूसरा लेंस डाइवर्जिंग नेचर का। ये सवाल पूछा जाएगा तुमसे, कैसे अवॉइड करोगे? कई बार पूछा गया ऑब्जेक्टिव में, एक लेंस कन्वर्जिंग नेचर, दूसरा लेंस डाइवर्जिंग नेचर। और सुनना, अब देखना, अगर मैं सेम मटेरियल का लेंस ले लूँ तो क्या सेम हो जाएगा? म्यू। अपने को तो म्यू का डिफरेंस चाहिए ना। देखो, मटेरियल भी डिफरेंट चाहिए, मटेरियल भी डिफरेंट चाहिए, मटेरियल भी डिफरेंट चाहिए। सेम मटेरियल नॉट पॉसिबल, काट दो। लिखो, सेम मटेरियल नॉट पॉसिबल। सवाल पूछ के कंफ्यूज करेंगे। सेम मटेरियल का लेंस लगा सकते हैं क्या? बोला नहीं लगा सकते, नहीं लगा सकते। और एक रिलेशन बड़ा काम का है, देखना, F1 अपॉन F2 इक्वल्स टू माइनस ऑफ ओमेगा 1 अपॉन ओमेगा 2। ये तेरी क्या लिख रहा है बे? ओमेगा 1 अपॉन ओमेगा 2, या फिर ऐसा कहते हैं F1 अपॉन F2 प्लस ओमेगा 1 अपॉन ओमेगा 2 सबको जीरो। भाई सारे के इफेक्ट को जीरो करना आपने, उसको ऐसे भी तो लिख सकते हैं, तो दोनों सही है। अब देख माइनस क्यों लगा, ये किसकी कंडीशन हो गई? ये हमने जो बात अभी बोली है उसको मैथमेटिकली लिख दिया, ओमेगा एफ आना चाहिए था।
मुझे क्या करना पड़ेगा, ओमेगा और एफ का जो पूरा रिजल्ट है उसको क्या होना चाहिए, 0। मतलब हम इसको अवॉइड कर लेंगे इस स्टाइल से। ये काम क्या हाथ से करते हैं, नहीं, मैथमेटिकली बढ़िया एक्सपेरिमेंट करके चीज़ें को करी जाती है। ये बीमारी है, इसका इलाज हो रहा है। अच्छा ठीक है, अच्छा ठीक है। अब मेरे से सवाल, हमारा जीवन कैसे चलेगा? हमारा जीवन चलेगा, सबसे पहला ये माइनस क्यों आया, ये माइनस क्यों आया। अब देख माइनस क्यों आया, यहाँ पे ओमेगा 1 ये तो हमेशा पॉजिटिव रहेगा, ओमेगा 2 ये भी पॉजिटिव रहेगा, ये माइनस आया है बिकॉज ऑफ दिस। इसमें एक का फोकल लेंथ पॉजिटिव तो एक का नेगेटिव है, उसको बताने के लिए यहाँ माइनस है। ओमेगा हमेशा पॉजिटिव होगा, तो ये जो पहली बात माइनस, तो ओमेगा के लिए नहीं है, ये फोकल लेंथ के साथ रिलेशन बिठा रहे हैं, तो एक का पॉजिटिव है एक का नेगेटिव है, इसलिए यहाँ पे माइनस है। ये बात को ध्यान रखने का है। सवाल है तो बताओ कैसे पता चला, पूछ रहा हूँ मैं, कैसे पता चला कि एक लेंस हमने कन्वर्जिंग लगाया है और एक लेंस डाइवर्जिंग? क्या इस रिलेशन से पता लग रहा है ना? इस रिलेशन से, इससे पता लग गया कि एक लेंस तुमने कन्वर्जिंग लगाया और एक लेंस तुमने डाइवर्जिंग लगाया, ख़त्म। ये तो थी बीमारी ठीक करने के लिए जो उपाय है वो। अच्छा, अब छोटे छोटे 2 सवाल हैं, मैं लिखाता हूँ, ज़रा तुम इसका जवाब बताना। लिखो, we want to design a chromatic doublet such that overall power must be positive, then what can you say about focal length of convex lens? फोकल लेंथ ऑफ कॉन्वेक्स लेंस। पहले बात पढ़ लो, करूँगा मैं, तुम पहले पढ़ लो। हम अक्रोमेटिक डबलेट बनाना चाहते हैं, अक्रोमेटिक डबलेट। और अक्रोमेटिक डबलेट मतलब एक कॉन्वेक्स और दूसरा कॉनकेव, एक कॉन्वेक्स दूसरा कॉनकेव। बात पढ़ ली तुमने। अब देखो, मतलब मुझे ओवरऑल जनरेट करना है अक्रोमेटिक डबलेट, एक कॉन्वेक्स और दूसरा पक्का कॉनकेव होगा, गैप नहीं रख रहे, ऐसे रख रहे। मुझे पी नेट कितना चाहिए, पॉजिटिव। इसका पावर क्या होता है, हाँ, इसका पावर जो होता है ये होता है पॉजिटिव, ये कन्वर्जिंग है, और इसका पावर जो होता है वो होता है नेगेटिव, होता है। मुझे पूरा पावर पॉजिटिव चाहिए, तो किसका पावर ज़्यादा चाहिए, पॉजिटिव वाले का। भाई अगर ये पॉजिटिव का अमाउंट 50 मान लो, +50 -30 ओवरऑल +20, मतलब इसका अमाउंट बढ़ा दूंगा। जैसे ही इसका अमाउंट बढ़ाऊंगा तो मुझे इस कॉन्वेक्स का, मुझे कॉन्वेक्स के लिए P ज़्यादा चाहिए, बस मेरा काम हो जाएगा। कॉन्वेक्स का P ज़्यादा, मतलब मेरे पास रिलेशन होता है P = 1/f, हवा में है। कॉन्वेक्स का P ज़्यादा मतलब कॉन्वेक्स का F कम। तो जो तुम्हारे को ऑप्शन रहेगा ना 4, उसमें कॉन्वेक्स का सबसे कम फोकल लेंथ वाला आंसर होगा, तो कॉन्वेक्स का F सबसे कम रखना पड़ेगा, या कम लिख देता हूँ, बात तुम समझ जाओ। इसको बोलते हैं अक्रोमेटिक पे सवाल इस तरीके से बनते हैं। पूरा एक रेंज समझ में आना चाहिए, हाँ ऐसे डील होती है। ये सारे टॉपिक ऐसे हैं जो बच्चा ऐसी है बस ठीक है, इसीलिए तुम उसको सम्मान दो, तरीके से इस पे काम कर लो, बात बन जाती है। अक्रोमेटिक तो पूरी कहानी ऐसी है। नेट पावर कोई पूछेगा तो जोड़ दोगे क्या दोनों को? हाँ बिल्कुल, P1 + P2 जोड़ देना, आ जाएगा नेट पावर। लिख दो कहीं P नेट = P1 + P2, इसमें कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। तो P नेट = P1 + P2,
ठीक। जब ऐसा फोटो बन ही गया है तो इसी को थोड़ा कंटिन्यू कर लेते हैं। हो गया, क्रोमेटिक एब्रेशन में ही कहानी होती है। तो क्रोमेटिक एब्रेशन ओवर, क्रोमेटिक पढ़ लिया और क्रोमेटिक कॉम्बिनेशन पढ़ लिया, बीमारी हटाने का उपाय देख लिया। इसको एक बार सुनना ज़रूर, भूलने वाला है ये, सुनोगे तभी जाके बात बनेगी। मिटाऊँ क्या इसको? अब एक दो सवाल देता हूँ, चूँकि पी नेट पे बात हुई है तो थोड़ा इसको आगे बढ़ा लेते हैं। हेडिंग दो, लेंसेज इन कॉन्टैक्ट। लेंसेज इन कॉन्टैक्ट, लेंसेज इन कॉन्टैक्ट। लेंस कॉन्टैक्ट में होंगे तो क्या हरकत होगी, ये समझना है। सबसे पहली बात, आप जानते हो कि जब दो लेंस ऐसे कॉन्टैक्ट में आते हैं इस तरीके से, तो तुम पी नेट लिखते हो तो क्या लिखते हो? P1 + P2 लिख के छोड़ दो फटाफट। ऐसे जब मेरे से कोई कहेगा पी नेट लिखो तो मैं उसको कहूँगा P1 + P2, मुझे इसमें कोई दिक्कत नहीं है, बात बन गई, लिख लिया, छोड़ दिया। अब देखो एक सवाल क्या बोला है। पहले पूछा है कि यहाँ से फोकल लेंथ क्या होगा। हो गया ना भाई, फोकल लेंथ मतलब हाँ, ये 1/f = 1/f1 + 1/f2। अब छोटी सी बात बोली है कि इसको डी गैप पे छोड़ दूँ, बच्चों को फार्मूला याद होता है। लिखिए, व्हेन lenses are separated by distance d, lenses are separated by distance d, ये d पे यहाँ पे सेपरेट कर दिया। अब देखो यहाँ गलती क्या होती है। पहले तो पावर का फॉर्मूला लिख लो, d यहाँ पे सेपरेट कर दिया है d डिस्टेंस से। बढ़िया सवाल। अब फार्मूला क्या आ जाएगा? P1 + P2 माइनस, अरे बोलो जोर से, P नेट बराबर P1 + P2 माइनस D बाई माइनस D P1 P2। ये तो 10वीं की चीज़ें हैं। अब दिक्कत बता रहा हूँ मैं, दिक्कत। चलो एक और लिख लेते हैं। 1 फोकल लेंथ बराबर F1 प्लस माइनस D ऊपर ही रह जाएगा, और P1 के जगह F1 और यहाँ P2 के जगह पे F2। चलो ये दोनों तो हमने लिख लिया। अब बताओ गलती क्या हो सकती है यहाँ पे? गलती एक ही होती है, D वो देता है सेंटीमीटर में और हम भी वही रख देते हैं। D किस में रखना है? मीटर में, क्योंकि पावर किस में आएगा? डायोप्टर में। तो D गलती हो जाएगी, फिर अपने आप को सम्मान देने के लिए तुम कहोगे सिली मिस्टेक है। वो क्या? बेवकूफ़ी, कि भाई बता दिया था सर ने, तब भी मैं वही करके आया हूँ, वही करके आई हूँ, क्योंकि मैंने ठान रखा है कि एक बार कोटा और सही। तो क्या कर सकते हैं? D हमेशा मीटर में रखना है, मीटर में। और छोटा d बड़ा D में तो फ़र्क जानते हैं अपन। बड़ा D बोले तो पावर किस में रखने का? डायोप्टर में, है ना? लपेटो नहीं मेरे को। बड़ा D पावर है। पावर किसकी यूनिट है? फोकल लेंथ की। फोकल लेंथ की है, किसकी है? पावर की यूनिट क्या है? डायोप्टर। फोकल लेंथ की यूनिट मीटर में, वो देगा सेंटीमीटर में। बात समझना है, छोटी सी बात है, इसी में गलती होती है, हम भी वही कर देंगे तो क्या फ़ायदा। चलो एक तो ये बात थी इसमें। दूसरा ये कह रहे हैं, एक सवाल है, लैंग्वेज लिखा देता हूँ, पहले लिखो तो लैंग्वेज। एन ऑब्जेक्ट इज पुट एट अ डिस्टेंस 5 centimeter from first focus of a convex lens of length 10 centimeter, if a real image is formed, then find its distance
फ्रॉम द लेंस, फ्रॉम द लेंस। क्या पूछा है इसने, पढ़ो, वी पूछा है, वी। सुनो, अब अटेम्प्ट कोई नहीं करेगा। इसमें क्या है, सवाल में जान नहीं है, इसमें एक लैंग्वेज है, एक टर्म है। क्या बोला उसने, फर्स्ट फोकस, उसको घेरो। हम उसके ऊपर चर्चा करना चाहते हैं। इस सवाल में जान बिल्कुल नहीं है। यू विल सिंपली यूज़ द फॉर्मूला, यू विल गेट द आंसर। लेकिन इसकी फीलिंग ही नहीं आती है कि इसने फोकस भी तो बोल सकता था। ये इसने फर्स्ट फोकस क्या कहा, कोई ऐसा फोकस होता है क्या, फर्स्ट सेकंड ऐसी कोई नंबरिंग होती है क्या, ये अपने को समझना है। लिखो कॉन्सेप्ट ऑफ, हेडिंग दो, सवाल के आंसर में कोई नहीं रहेगा, सवाल लिखाने का पर्पस ही बस यही है कि इसमें एक टर्म था फर्स्ट फोकस। हेडिंग दो, कॉन्सेप्ट ऑफ फर्स्ट फोकस एंड सेकंड फोकस, फर्स्ट फोकस एंड सेकंड फोकस। और फर्स्ट फोकस का नाम होता है ऑब्जेक्ट फोकस। नाम लिखते चलो, नाम पता होना चाहिए। फर्स्ट फोकस का नाम है ऑब्जेक्ट फोकस। तो सेकंड फोकस का नाम क्या होगा, इमेज फोकस। सेकंड फोकस का नाम लिखो इमेज फोकस, और हम अपने तरफ से इसका नाम दे रहे हैं असली फोकस। सेकंड में, सेकंड का नाम ही है असली फोकस, असली फोकस। और एक और चीज़ का नाम दे रहे हैं, डैश दे के लिखो, यही नेचर डिसाइड करता है, यही नेचर डिसाइड करता है। अब जो मैं पूछ रहा हूँ वो इसी के साथ कंटिन्यू होगा। F बराबर पॉजिटिव, लिखते चलो, मैं भी लिखता हूँ, मेरे साथ साथ लिखो। F बराबर पॉजिटिव, तुमने फट से कह दिया, कैसा लेंस होगा, कॉन्वेक्स लेंस होगा। मतलब F कौन सा रहा होगा, कौन सा फोकस, राइट, असली वाला। कौन है वो, सेकेंड फोकस। समझ रहे हो क्या, नाम गड़बड़ाना नहीं है। तो इसको तुम बोलोगे F मतलब कौन सा फोकस, सेकेंड फोकस। सेकेंड फोकस का एक और नाम है इमेज फोकस, इमेज फोकस। तुम समझे मैं क्या कहना चाह रहा हूं। वो जो बोलते हैं ना F पॉजिटिव, पूरा नाम उसका क्या है, सेकेंड फोकस पॉजिटिव या फिर इमेज फोकस पॉजिटिव। लेकिन इतनी मेहनत नहीं करते अपन, इतनी मेहनत नहीं करते, सीधा बोल देते हैं F पॉजिटिव। इसका मतलब पूरी दुनिया जो फिजिक्स पढ़ती है वो तुमसे ये उम्मीद रखती है कि तुम जो F पॉजिटिव बोले हो, तुम सेकेंड फोकस बोल रहे हो, तुम इमेज फोकस बोल रहे हो। अलग बात है ना तुम जानते हो ना वो जानता है। तो सही में फोकस मतलब सेकेंड फोकस। ये बात आज से हम जानेंगे कि भाई फोकस एक नहीं होता, होने को लेंस में, तुमने सुना लेंस के दो फोकस, सुना है ना, दो फोकस बिल्कुल होते हैं। अब ऑब्जेक्ट फोकस और इमेज फोकस, अब सोचो दोनों अपोजिट साइड में रहेंगे, अपोजिट रहेंगे। अच्छा, अब इस बात को थोड़ा सा और समझ लेंगे तो बात बन जाएगी। आधी बात तो समझ में आ गई कि भाई देख, मैं फोकस फोकस बोलते रहता हूँ, सही में उसका नाम क्या है, सेकेंड फोकस। और सेकेंड फोकस का नाम क्या है, इमेज फोकस। ठीक है भाई, तो ये छोटी सी बात थी जो हमको आनी चाहिए। अब जरा कुछ बेसिक चीज़ें समझते हैं, फ़ोटो वोटो बना लेते हैं। सारा खेल अब फ़ोटो का है, सारा खेल फ़ोटो का है, कोई दिक्कत नहीं है। एक सिचुएशन दिया हुआ है, क्वेश्चन के सोल्यूशन में अभी नहीं जा रहे हो तो तुम कर ही दोगे। इसमें कहा जा रहा है कि लाइट, सुनना सिचुएशन समझो, लाइट इन्फिनाइट से आई है और तुम क्या बोलते हो, लाइट इन्फिनाइट से आती कहाँ मिलती है, फोकस पे। हाँ, पूरा नाम क्या होगा अब, सेकेंड फोकस। अब देख कैसे फ़ोटो बनाएंगे, जब बोलूँगा तो बनाना। ये देख, ये वाला लेंस था, आने दो लाइट को, चार रे ले आते हैं। अब ये ऐसे मिली, अब ये ऐसे मिली, ये ऐसे मिली। लाइट आई इन्फिनाइट से, यहाँ पे इमेज का फॉर्मेशन हुआ है, यहाँ पे इमेज का फॉर्मेशन हुआ है। ठीक है, इसका मतलब ये कौन सा फोकस है, इमेज फोकस, इमेज फोकस। दूसरा नाम सेकेंड फोकस, सेकेंड फोकस। चलो ये फ़ोटो बना लेते हैं, बना लो। इमेज फोकस या फिर इसका नाम रख दिया सेकेंड फोकस। लाइट आई है इन्फिनाइट से, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, कहीं से कोई समस्या इसमें नहीं है। ठीक ठीक, लाइट आई इन्फिनाइट से उस पे आके मिल गई। अब अगली लड़ाई बताता हूँ। अगर ये लेंस
दूसरे नेचर का होता, दूसरा नेचर कौन सा हो सकता है? कॉनकेव, ठीक है। अब उसके लिए तुम सोचो कि कैसे तुम इसमें इमेज फोकस दिखाओगे। लिखो ड्रो, थोड़ा ऐसी ड्राइंग खेल रहे हैं। ड्रो इमेज फोकस, ड्रो इमेज फोकस फॉर ड्रो इमेज फोकस फॉर कॉनकेव लेंस। कॉनकेव लेंस के लिए इमेज फोकस बनाना है। कोशिश करके देखो, लाइट कहाँ से आ रही है? इन्फिनाइट से। और कोशिश करके देखो, लाइट इन्फिनाइट से आएगी और हमको इमेज फोकस बनाना है। इमेज फोकस, इमेज फोकस, कोशिश करके देखो। सही मायने में तो लाइट के साथ यही हाल होगा, लेकिन अब ज़रा देखो इसकी टेंडेंसी, ये हो सकता है यहाँ पे आके कहीं मिल जाए। ये देखना, मैं तुमको डायग्राम से बढ़िया बता सकता हूँ। ये इंसिडेंट रे की कहानी है और ये रिफ्रैक्टेड की कहानी है। रिफ्रैक्टेड उधर है, ये यहाँ से मिले होंगे, ऐसे ही गए होंगे कि नहीं, सोच के देखो। यानी कि ये किसका कन्वर्जिंग पॉइंट है? ये किसका कन्वर्जिंग पॉइंट है? रिफ्रैक्टेड का। मतलब ये कौन है? इमेज है, ये इमेज है, ये इमेज है, और इस पॉइंट का नाम क्या होगा? इमेज फोकस। तो ये भी इमेज फोकस ही है, ये भी इमेज फोकस ही है। ऑब्जेक्ट फोकस तो मैंने बोला ही नहीं अभी तक, ये इमेज फोकस की बात चल रही है। फोटो बना, इमेज फोकस। ऑब्जेक्ट इनफाइनाइट पे होने से इमेज फोकस पे बना। पहले के इसका एफ पॉजिटिव है, बोलते हो ना तुम, ये लाइट का डायरेक्शन, इसी डायरेक्शन में जाऊंगा तो फोकल लेंथ आएगा और यहाँ से एफ कैसा आएगा? पॉजिटिव। तो तुम किसकी बात करते हो? इमेज फोकस की। तुम देखना, तुम यहाँ भी इमेज फोकस की ही बात करते हो। क्यों? तुम कहते हो ये रहा इंसिडेंट का डायरेक्शन पॉजिटिव, मेरा ऑब्जर्वर यहाँ है, वो यहाँ पे आना चाहेगा, उल्टा चलेगा ना उसके, मतलब यहाँ पे एफ क्या लोगे? निगेटिव। और तुम कहते हो ना कॉनकेव का एफ निगेटिव होता है। सही मायने में कौन सा एफ है? इमेज फोकस, इमेज फोकस। अभी ऑब्जेक्ट वाले फोकस की बात ही नहीं, वो तो अपन जानते हैं कुछ होता होगा, वो क्या होता है अब होगा। ये लिख लिया, ये मिटाओ। ये था इमेज फोकस। दूसरा नाम क्या है इसका? सेकेंड फोकस। अब लिखो ऑब्जेक्ट फोकस। नेचर डिसाइड करने के लिए रिस्पॉन्सिबल कौन है? इमेज फोकस। लेकिन मेरा जो सवाल था उसने ये कह दिया ऑब्जेक्ट फोकस। ये क्या लफड़ा है? इसके लिए एक बात समझनी पड़ेगी। ऑब्जेक्ट किसको बोलते हैं? हाँ बिल्कुल, जहाँ इंसिडेंट रे कन्वर्ज हो। ऑब्जेक्ट डिसाइड करने का किसका काम है? सिर्फ और सिर्फ इंसिडेंट रे का। लिखो ऑब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट डिसाइड करने का काम, ऑब्जेक्ट डिसाइड करने का काम सिर्फ और सिर्फ इंसिडेंट रे का है, और कोई डिसाइड नहीं करता भाई। तो तुमको ऑब्जेक्ट पहचानना हो तो इंसिडेंट रे पे ध्यान दो। ऑब्जेक्ट डिसाइड करने का काम इंसिडेंट रे का है। अगला पॉइंट,
ऑब्जेक्ट का सिर्फ एक ही डेफिनेशन है, ऐसा लिखो, ऑब्जेक्ट का सिर्फ एक ही डेफिनेशन है और कोई डेफिनेशन होता ही नहीं है। ऑब्जेक्ट का सिर्फ एक ही डेफिनेशन है, कन्वर्जिंग पॉइंट ऑफ इंसिडेंट रे। कन्वर्जिंग पॉइंट ऑफ इंसिडेंट रे उसको बोलेंगे ऑब्जेक्ट। कन्वर्जिंग पॉइंट ऑफ इंसिडेंट रे उसको क्या बोलोगे? ऑब्जेक्ट। इंसिडेंट रे का कन्वर्जिंग पॉइंट ऑब्जेक्ट कहलाएगा। अच्छा चलो फोटो बनाते हैं, फोटो बनाते हैं। यहाँ से रेज ऐसी गई, यहाँ से रेज ऐसी गई, 2-4 और रेज को भेज दो, 2-4 और रेज को भेज दो। किताब में लिखा रहता है ये फोकस है, तो रेज यहाँ से क्या हो जाती है? पैरेलल हो जाती है, पैरेलल हो जाती है। तुम कहते हो ऑब्जेक्ट फोकस पे था, रेज पैरेलल हो गई। ऑब्जेक्ट फोकस पे था, रेज पैरेलल हो गई। अच्छा, रेज के साथ क्या हुआ होगा जरा सोचो। रेज अगर लेंस नहीं होता तो ये रेज आगे जाती और ये वाली रेज क्या होती? ये भी ऐसे जाती, वापस कन्वर्ज ही तो किया गया। ये तुमने यहाँ भी इसको कन्वर्ज किया है, तुमने कन्वर्ज किया है हर तरफ से, यहाँ से भी और यहाँ से भी। ये हमने किया तो कन्वर्ज ही है, कन्वर्ज ही है, रेज को कन्वर्ज किया है। ठीक, अच्छा मतलब नेचर चेंज नहीं हो रहा, रेज को कन्वर्ज करे तो बताओ पावर कैसा? पॉजिटिव पावर का होगा, ठीक है, और पॉजिटिव पावर का होगा और फोकल लेंथ भी पॉजिटिव होगा। तो पावर पॉजिटिव, फोकल लेंथ भी पॉजिटिव। ओके, अब कहानी समझो, अब कहानी समझो। यहाँ पे ये सपोज करो रेज यहाँ से निकली है, इंसिडेंट रे तो ये था, ये है इंसिडेंट रे। भाई उस पार जो गया है ये तो रिफ्रैक्टेड वाला है, सोच, और ये तो है डॉटेड वाला, कैसे जाता। तो ये पॉइंट कौन है? ये है कन्वर्जिंग पॉइंट, किसका? इंसिडेंट रे का। मतलब ये क्या बताएगा? ऑब्जेक्ट। और चूंकि यहाँ से लाइट निकली है डाइवर्ज होते हुए और वहाँ पे जाके अंत में लाइट के साथ क्या हुआ? कन्वर्ज हुआ है। यहाँ से तो डाइवर्जिंग इंसिडेंट रे है, परंतु यहाँ पे जाके ये कन्वर्ज हो गया। अलग बात है इनफाइनाइट पे जा रहा होगा, लेकिन कन्वर्ज हुआ है ना भाई। डाइवर्जिंग इंसिडेंट रे तुमने सुना होगा, डाइवर्जिंग इंसिडेंट रे कैसा ऑब्जेक्ट? रियल ऑब्जेक्ट। मैंने रॉड से याद कराया था, रियल ऑब्जेक्ट डाइवर्जिंग इंसिडेंट रे। तो डाइवर्ट पूरा नाम लिखना तुम तो, डाइवर्जिंग इंसिडेंट रे, ये इंसिडेंट रे है। तो ऑब्जेक्ट कैसा होगा? रियल। फोटो बनाते चलिए। इसको कौन सा फोकस बोलोगे? ऑब्जेक्ट फोकस। अच्छा, अगर इसके पड़ोस में मैं इमेज फोकस दिखाने जाऊं तो देखो फिर से वही डायग्राम। ये भी तो एक फोकस है जहां इमेज का फॉर्मेशन हुआ है, तो इसका नाम क्या होगा? इमेज फोकस। क्लियर है बात? कुछ याद करने का नहीं, समझने का है। बढ़िया, कितनी फीलिंग है। ऑब्जेक्ट फोकस ये रहा, इमेज फोकस ये रहा, और समझो और नाम क्या था? ऑब्जेक्ट फोकस का नाम फर्स्ट फोकस और इमेज फोकस का नाम सेकेंड फोकस। सेकेंड फोकस, ऑब्जेक्ट फोकस लेंस के अगर इस तरफ है तो इमेज फोकस उस तरफ है कि नहीं? ये है बात। अब तुम, ये मैंने किसको दिखाया? ये इमेज फोकस है। थोड़ी थोड़ी बात क्लियर हो रही है क्या? क्लियर हो रही है? उड़ रहा है, गायब, टाटा। दोबारा सुनना, जाके दोबारा सुनना, बोल दिया इसी में है ना, रिकॉर्ड हो रहा है ना, देख लो भाई, इसी में दोबारा जाकर सुनना। बात ये है कि पहले हमने इसको सुना ही नहीं, सुना तो छोड़ो, हमने सोचा ही नहीं। तो जो चीज़ नहीं सोचेंगे तो उसको दिमाग लगाना पड़ेगा। अब मैथ्स तो है नहीं कि फॉर्मूला लिखूँ बात बन जाएगी। डायग्राम है, अब डायग्राम की स्टडी हो रही है तो समझना तो पड़ेगा। और डायग्राम भी ऐसे नहीं कि ऊटपटांग बन रहा है, तुमको भी जाता है क्या? सही है, डायग्राम बन रहा है। अब देखो, अब मैं तुमसे चाहता हूँ
कि तुम मुझे ऑब्जेक्ट फोकस दिखाओ इन केस ऑफ कॉनकेव लेंस। ऑब्जेक्ट फोकस दिखाओ इन केस ऑफ कॉनकेव लेंस। इसको मिटाऊं क्या? ऑब्जेक्ट फोकस इन केस ऑफ कॉनकेव लेंस। कॉनकेव लेंस बनाओ, खुद से बनाओ, थोड़ा काटा पीटा होगा तो क्या जुल्म हो जाएगा। बनाने तो कॉपी की सुंदरता के चक्कर में क्यों लगाए रे? पेन क्यों नहीं चलाते हो? ये ऑब्जेक्ट है, इमेज है? देख के बताओ। ये इंसिडेंट रे है, और भाई इंसिडेंट रे जहाँ कन्वर्ज करता है वो तो ऑब्जेक्ट होता है। तो पूरी गारंटी है, कोई इफ बट नहीं होना चाहिए। ये मेरा ऑब्जेक्ट है, रेज कहीं दूर से आ रही है और यहाँ पे कन्वर्ज हो गई, फोकस है। रेज कहीं दूर से आ रही हैं, बहुत दूर से, और यहाँ पे आके कन्वर्ज हो गई, तो ये फोकस है। सही मायने में अगर ये फोकस है, सोचो, ये सब छोड़ दो, तो अगर ये फोकस है लेकिन अब बीच में लेंस आने से रेज डायरेक्ट यहाँ आ नहीं पाई। लेकिन अगर इसका ऑब्जेक्ट डिसाइड किया जाए तो जहाँ ये कन्वर्ज करता वहाँ पे ऑब्जेक्ट होता, और अगर ये इसका फोकस हो गया तो ये एक सही मायने में रेज को कहाँ भेज देगा? पैरेलल। सही मायने में ये रेज को पैरेलल भेज देगा। ये बात फील कर पा रहे हो क्या? ये रेज को पैरेलल भेज देगा। तो ये कौन सा रेज है? ये है रिफ्रैक्टेड रे। ये है रिफ्रैक्टेड रे। रिफ्रैक्टेड रे, सोच के देख। इंसिडेंट रे आई, लेंस नहीं होता तो यहाँ पे आती, लेंस है तो ये वर्चुअली यहाँ पे आ गया। ऐसा हो रहा, फील हो रहा है, तो ये पहली बात, ये वर्चुअल ऑब्जेक्ट होता, क्योंकि वर्चुअल रेज से बन रहा है। सही में तो रेज आई नहीं। सही वाली रेज कौन सी होगी? देख, बनाता हूँ रेड से। सही वाली ऐसे आई, ऐसे चली गई। सही वाली तो ये है भाई। तो यहाँ जो ऑब्जेक्ट आया है, और सुनो, जिसने भी देखो इस लेंस को, तो इससे मतलब है ना भाई, तू ऑब्जेक्ट था मेरा, और इसको पता चल गया कि ये फोकस पे है, तभी तो इसने पैरेलल किया होगा। ये फोकस पे है, पूरा नाम क्या होगा? ऑब्जेक्ट फोकस, या फिर इसका नाम क्या बोल सकते हो? फर्स्ट फोकस। फर्स्ट फोकस। फर्स्ट फोकस, ऐसा है कार्यक्रम। ये बात यहाँ से समझ में आनी चाहिए। ऑब्जेक्ट कैसा है? वर्चुअल। वर्चुअल यानी कि इंसिडेंट रे का नेचर पूछा है। देख, सवाल है, इंसिडेंट रे का नेचर बताओ, कन्वर्जिंग की डाइवर्जिंग? अरे यार, डाइवर्जिंग तो फैलता, ये तो कन्वर्ज हो रहा है। कुछ भी मत बोल दो, कन्वर्ज हो रहा है। कन्वर्जिंग इंसिडेंट रे, वर्चुअल ऑब्जेक्ट। लिख लो, कन्वर्जिंग इंसिडेंट रे, वर्चुअल ऑब्जेक्ट। ऐसा फॉर्मूला थोड़ी है बराबर है में, यार देखना पड़ता है क्या चल रहा है। कन्वर्जिंग इंसिडेंट रे, वर्चुअल ऑब्जेक्ट। अब मैं मैच द कॉलम वाला सवाल बनाऊंगा यहाँ से, अब बड़ा अच्छा बनेगा। देख, इसी के लिए इतनी कहानी हो रही है। मैच द कॉलम बहुत सुंदर बन सकता है। अब देखना कैसे। डाइवर्जिंग इंसिडेंट रे कैसा ऑब्जेक्ट? रियल ऑब्जेक्ट। रॉड
रियल ऑब्जेक्ट डाइवर्जिंग इंसिडेंट रे, दूसरा कन्वर्जिंग इंसिडेंट रे वर्चुअल ऑब्जेक्ट। आपको ये सब चीज़ें ध्यान रखनी है, तभी जाके बात बनेगी। अब कुछ मत करो, उस क्वेश्चन को बस झटके से सॉल्व कर दो। फ्रॉम द फर्स्ट फोकस बोला है, कॉन्वेक्स लेंस में फर्स्ट फोकस किधर होगा? देख इधर, ये ध्यान रखना, कॉन्वेक्स लेंस था, सेकेंड फोकस इधर और फर्स्ट फोकस इधर, ये ध्यान रखना। लेक्चर दोबारा सुनना पड़ेगा, एक बार में नहीं होगा काम। अब कह रहा है ऑब्जेक्ट इज पुट एट ए डिस्टेंस ऑफ 5 सेंटीमीटर फ्रॉम फर्स्ट फोकस। ओहो ठीक है, ये रहा कॉन्वेक्स लेंस, ये इसका फर्स्ट फोकस, वहाँ से 5 सेंटीमीटर दूर, मतलब यहाँ। और सुनना, ये कह रहा है उसका फोकल लेंथ खुद 10 सेंटीमीटर है। ये रहा F, ये रहा इसका ऑब्जेक्ट। और कहानी ये है कि अगर ये लेंस है तो ये खुद 10 सेंटीमीटर है और ऑब्जेक्ट यहाँ से रख दिया 5 सेंटीमीटर पर, मतलब ऑब्जेक्ट कुल मिला के यहाँ से है 15 सेंटीमीटर पर। बस हो गया, 15 सेंटीमीटर पर। यही क्वेश्चन की बात है। अब पूछ रहा है कि बताओ इफ़ रियल इमेज का फॉर्मेशन होता है तो वो इमेज कितनी दूर बनेंगी? रियल इमेज, भाई देख मेरे से v पूछा है तो 1/v माइनस 1/u इक्वल्स टू 1/f लगाऊंगा। u क्या लूँगा? +15 या -15? -15। इंसिडेंट रे ऐसे चलेगा, मुझे ऑब्जेक्ट तक पहुंचना है, मुझे ऐसे 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 अपोजिट टू द इंसिडेंट रे जाना पड़ेगा, इसलिए ये डायरेक्शन पॉजिटिव, u यहाँ निगेटिव। f ले लोगे प्लस का 10। अब बताओ v कितना आया, प्लस या माइनस? v प्लस का 30 आने का मतलब है इसी डायरेक्शन में कहीं इमेज बनी है। v प्लस आने का मतलब है कि इमेज का फॉर्मेशन इंसिडेंट रे की डायरेक्शन में हुआ है, इतना ही उसका मतलब होता है। ये v आया यहाँ से प्लस का 30, सही है। चलिए आज इतना ही। कल कॉम्बिनेशन ऑफ लेंस पे और लेंस प्लस मिरर पे जो अगली क्लास होगी उसमें लेंस जोड़ेंगे 2-3, उसके बाद से लेंस के साथ मिरर जोड़ेंगे, फिर उसके ऊपर बात करेंगे और फिर उसके बाद से अगला टॉपिक रिफ्रैक्शन थ्रू प्लेन सरफेस। अभी यही कर दो।